विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं ना आप घर पर? तो अभी तक तो आपने हिंदी की कक्षा के सभी इकाई 5, 6, 7 और 8 का अभ्यास पूर्ण कर लिया है और उन सभी इकाइयों के अभ्यास कार्य और स्वाध्याय कार्य भी आपने पूर्ण कर लिए होंगे, ठीक है ना? तो अभी ये जो इकाई थी उसके अभ्यास और स्वाध्याय कार्य में आपको कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी। तो ऐसा करते हैं, आज हम पुनरावर्तन करते हैं। इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर, इकाई 6 हंसी का पिटारा, इकाई 7 खाना खजाना चित्रपाठ है और इकाई 8 भरत मिलाप एकांकी का एक सुंदर प्रसंग है। तो इन सभी इकाइयों का पिछले कुछ हफ्तों में आपने अभ्यास पूर्ण कर लिया। तो चलिए आज हम इकाई 5 से शुरू करते हैं, सभी इकाइयों का पुनरावर्तन करेंगे। इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर में आपने कई नए पशु और पक्षियों के नाम देखे और उन सबको याद किया। आप सबको वो नाम याद है ना? हाँ, गुजराती में तो आप उन सभी प्राणियों और पक्षियों के नाम जानते हैं, पर अब यहाँ पर आपको हिंदी में उसके नाम याद करने हैं। तो चलिए, आप कितने नाम याद रख सके हैं देखते हैं। ये किसका चित्र है? देखिए, हाँ, याद है ना आप सबको उसके नाम? सोचकर बताना, अच्छे से याद कर ले। ये 4 पक्षी है। अभी बताएंगे आप सबके नाम और आपको साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। ये देखिए पहला चित्र, ये कुछ पशुओं के चित्र है। देखिए, अब आपको आपके मन में इन सभी पशुओं के हिंदी नाम याद करने हैं। हाँ, अभी सब नाम आपको याद आ गए ना? चलिए अब अपनी कॉपी निकालिए और इन सभी चित्रों के हिंदी नाम आपको लिखने हैं। देखिए, ये पहला चित्र किसका है? गोरैया। हाँ, आप सब यह पक्षी को तो भली भांति जानते हैं। दूसरा है काकातुआ, ये आपके लिए नया शब्द है। और ये मोर है। हाँ, आप सब तो इसे जानते ही होंगे। और ये है शुतुरमुर्ग, इसका नाम भी आपको लिखकर याद करना है, ठीक है ना? ये कौन है? बंदर। और ये है गेंडा। ये कौन है? ये भालू है। और ये लंबी सी डोक वाला कौन है? जिराफ। हाँ, अरे वाह बच्चों, आपको तो सब नाम याद हैं। मुझे पता था कि आपको सब पशु पक्षियों के नाम अच्छे से याद होंगे। और अभ्यास कार्य के अंतर्गत आपने यहाँ पर एक नई बात सीखी, वो है संयुक्ताक्षर। यहाँ पर आपने 4 संयुक्ताक्षर के बारे में सीखा। ये 6 वर्ण है, ये वर्ण संयुक्ताक्षर है। असल में ये क और श के जोड़ से बनता है। क हलंत आता है और क से श जोड़ा जाता है और क और श के जोड़ से क्ष बनता है। और उसके शब्द भी आपने देखे, कक्षा, क्षमा। ऐसे ही दूसरा वर्ण है त्र। त्र वर्ण भी संयुक्ताक्षर है दोस्तों, और इसमें त और र का जोड़ होता है। त और र के जोड़ से त्र बनता है। इसके शब्द भी हैं त्रस्त, त्रिमुख। वैसे ही एक शब्द है ज्ञ, इसे क्या बोलते हैं? ज्ञ। और ये झ और यंग से बनता है। झ शब्द है और उसके साथ जुड़ा है यंग, यानी बनता है ज्ञ। हम इसके शब्द देखते हैं, ज्ञान, विज्ञान। और चौथा शब्द है श्र, ये भी आपने सीखा। ये श्र शब्द है, वो श और र के जोड़ से बनता है। श और र के जोड़ से श्र बनता है और उसके शब्द है श्रम, विश्राम। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि आगे आप शब्दकोश के क्रम के बारे में सीखेंगे। और शब्दकोश के क्रम के 2 नियम हैं और वह गुजराती वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला में थोड़े अलग हैं। गुजराती वर्णमाला में ये सारे शब्द हम वर्णमाला में देखते हैं, पर हिंदी विषय में ये सारे शब्द संयुक्ताक्षर होते हुए ये वर्णमाला के अंदर आते हैं। वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आपने कुछ और संयुक्ताक्षर भी सीखे। उदाहरण के तौर पर क और ख के जोड़ से मक्खन बनता है। च और छ के संयुक्त होने से मच्छर बनता है।
द और व के संयुक्त होने से द्वार बनता है। और ऐसे अन्य शब्द है ख्याति, चिट्ठी, शुद्ध, ये सभी संयुक्ताक्षर शब्द है। यहाँ पर आपको एक और काम करना है, आपकी कॉपी में अपने पाठ्य पुस्तक में से ऐसे संयुक्ताक्षर ढूंढकर आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, यहाँ पर आपने संयुक्ताक्षर के बारे में देखा और एक नई बात यहाँ पर आपने सीखी है, वो है लिंग। चलिए हम अब देखते हैं कि लिंग परिवर्तन कैसे होता है और लिंग के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपने सीखा कि लिंग के 2 प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और दूसरा प्रकार है पुल्लिंग। अभी आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है, किसका चित्र है ये? हाँ, क्या है ये? रानी। और ये स्त्रीलिंग नाम है। और इसका पुल्लिंग नाम बताइए, याद कर लिया आपने? हाँ, देखिए किसका चित्र है ये? अरे वाह, आपने तो सही पहचाना, ये राजा है। तो रानी स्त्रीलिंग शब्द है और राजा उसका पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग यानी नारी जाति और पुल्लिंग यानी नर जाति। और एक उदाहरण देखते हैं, देखिए ये क्या है, ये कौन सा चित्र है? ये लड़की का चित्र है, ठीक पहचाना आपने। और उसका पुल्लिंग क्या हुआ? लड़का। अरे वाह, आपने तो ठीक से अभ्यास किया है। हाँ, अपने अभ्यास कार्य को ऐसे ही रखना। ये देखो, ये कुछ उदाहरण है, इसमें अभी आपको जो रिक्त स्थान दिख रहे हैं ना, वो आपको भरने हैं। जैसे पहला वाक्य है, शेर जोर से गरजा, और उसमें जो रेखांकित शब्द है शेर, उसका आपको लिंग परिवर्तन करके यह रिक्त स्थान पर लिखना है। याद कर लिया आप सबने? क्या आएगा? शेर। शेर यानी पुल्लिंग शब्द है और उसका, अरे वाह, शेरनी। शेरनी जोर से गरजी। ऐसे ही नीचे जितने भी उदाहरण के वाक्य है, उन सभी रिक्त स्थानों के नाम आपको याद करने हैं, ठीक है ना। जंगल में मोर नाच रहा है, तो उसका रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? मोरनी, बराबर। तीसरा वाक्य है, शेठ दुकान पर है, तो उसमें रेखांकित शब्द है शेठ, और आपको उसका लिंग परिवर्तन करके शब्द ढूंढना है। कौन सा शब्द आएगा? शेठानी। चौथे वाक्य में ग्वाला भेड़ों को लेकर जा रहा है, इसमें ग्वाला रेखांकित शब्द है और ग्वाला पुल्लिंग भी है, तो उसका स्त्रीलिंग आप ढूंढिए, याद कीजिए, क्या होगा? ग्वालिन। अरे वाह, आप तो होशियार हो गए। हाँ, लिंग परिवर्तन अब आपको पूरी तरीके से आ गया है। अभी यहाँ पर एक सूची मैंने दिखाई है, ये सूची में आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द देख रहे हैं। जैसे मोर का मोरनी होता है, शेर का शेरनी होता है, ऊँट का ऊँटनी होता है, हाथी का हथिनी होता है। तो इस तरह से आपको जितने भी नाम पुल्लिंग याद है, उन सभी के स्त्रीलिंग नामों की एक सूची बनानी है और अपनी कॉपी में ज़रूर से लिखना है। याद करके सभी नाम जो भी आपकी इकाई में आते हैं ना, वो सभी नामों का आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर भी मैंने एक रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास लिया है। रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है, तो ऊँट पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा आएगा, वो आपको याद करना है। ये सभी वाक्य आपको याद करके आपकी कॉपी में लिखने हैं। अगर आपको पुल्लिंग दिया गया है तो आपको स्त्रीलिंग करना है, और अगर स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है तो आपको पुल्लिंग शब्द लिखना है। देखिए, दूसरे वाक्य में क्या है? जंगल में मोरनी नाच रही है, तो मोरनी स्त्रीलिंग शब्द हुआ, तो वहाँ पर आपको पुल्लिंग बनाकर शब्द में लिखना है, मोर। अरे वाह, अब तो आप पक्के हो गए। विद्यार्थी मित्रों, आपने लिंग का पुनरावर्तन तो अच्छे से कर लिया। मुझे पता भी चला कि आपको सब नाम याद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब इस इकाई में भाषा सज्जता अंतर्गत एक नया और मुद्दा आपने सीखा,
और वो है शब्दकोश का क्रम। शब्दकोश का क्रम सीखना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि वह आपको अगली कक्षा में भी काम आएगा। और यहाँ पर शब्दकोश का क्रम हिंदी वर्णमाला में कैसे आता है वो भी हम पुनरावर्तन कर लेते हैं। चलिए देखिए, शब्दकोश का क्रम है, वहाँ पर हम सबसे पहले स्वरों को लेंगे, यानी कि जो स्वर से शुरू होने वाले शब्द। आप सब भलीभांति परिचित है इन सब वर्णों से, तो ये सभी वर्ण स्वर है। और उसके बाद व्यंजन वर्ण आएंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने जो अभी संयुक्ताक्षर देखे वह सभी संयुक्ताक्षर इस व्यंजन के अंदर ही निहित है। तो आप यहाँ पर व्यंजन के साथ साथ संयुक्ताक्षर भी देख रहे हैं। अभी हमने जो संयुक्ताक्षर देखे उसमें एक संयुक्ताक्षर था ज्ञ, तो वो यहाँ पर देखिए झ और य के जोड़ से ज्ञ बनता है, वो देखा हमने। तो देखिए ये वर्ण यहाँ पर यानी कि झ शब्द के बाद आया है। ऐसे ही त्र देखा है हमने, देखो अभी हमने सीखा कि त्र शब्द एक संयुक्ताक्षर है और वो त और र के संयुक्त होने से बनता है। तो ये वर्ण भी शब्दकोश के क्रम में त के बाद आता है। ऐसे ही क्ष शब्द हमने देखा, क्ष शब्द है वो भी एक संयुक्ताक्षर है। तो वर्ण को आपको उसी स्थान पर लेकर शब्दकोश का क्रम बनाना है। देखिए एक उदाहरण मैं देती हूँ। अगर आपको क वर्ण से कुछ शब्द दिए गए हैं तो उसको आप शब्दकोश के क्रम में कैसे रखेंगे? क वर्ण से शुरू होने वाले सभी शब्दों को आप शब्दकोश के क्रम में इस तरह रख सकते हैं। देखिए पहले अनुनासिक शब्द आता है, अनुनासिक वर्ण से शुरू होता है। देखिए पहला हुआ कंगाल, फिर हुआ कपूर, कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुदाल, कूप, कृषि और ऐसे करते अंतिम शब्द देखिए आप क्षमा शब्द आया। तो यहाँ पर हमारा शब्द संयुक्ताक्षर जो था क्ष वो क और श से बनता है, इसीलिए क के बाद क्ष शब्द आया और क्ष के बाद अब ख वर्ण आएगा और क्ष वर्ण जो है वह क वर्ण के बाद आता है। यानी वो जो संयुक्ताक्षर वर्ण है वो भी इसमें व्यंजन में ही निहित है और वहाँ पर आपको शब्दकोश के क्रम का खास ख्याल रखना है। चलिए एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, तूफान, वरदान, नयन, शीश, आईना और झंकार। तो इसे आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। झटपट से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हाँ, और सही क्रम में भी रखना है। देखिए यहाँ पर एक स्वर वर्ण से शुरू होने वाला शब्द है और वो स्वर कौन सा है? हाँ, आ। तो आ स्वर है तो स्वर सबसे पहले आएगा। तो आईना शब्द है वो उसका पहला वर्ण स्वर है, तो यहाँ पर आईना शब्द पहले आएगा, बराबर है। फिर हम व्यंजन का क्रम देखेंगे तो व्यंजन के क्रम में इन सभी में पहला क्रम ज का आता है, तो फिर झंकार आएगा, फिर त आता है, फिर न आता है, फिर व और फिर शीश। तो इस प्रकार आपको पहले स्वर लेना है और फिर व्यंजन का क्रम बनाना है, ठीक है। तो बच्चों याद रहा ना आपको शब्दकोश का क्रम? थोड़ा पुनरावर्तन करेंगे तो फिर आप अच्छे से याद कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक गृह कार्य भी आपको करना है। चलो मैं आपको एक गृह कार्य देती हूँ। आपको क्या करना है, आपके घर के सदस्यों के नाम, आपके पड़ोसियों के बच्चों के नाम और अपने मित्रों के नाम कॉपी में लिखने हैं और कॉपी में लिखकर उन सभी शब्दों को आपको शब्दकोश के क्रम में रखना है। और दूसरा एक काम वह आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लेना है। हाँ देखिए, सिर्फ व्यंजन शब्दों को मत लीजिए, आप स्वर वर्ण से शुरू होने वाले शब्द, संयुक्ताक्षर, ऐसे 5, 6 या 7 शब्दों को ढूंढिए और अपनी कॉपी में लिखिए और फिर उन सभी शब्दों को आप शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो ये आपका गृह कार्य हुआ। आप सबको यह गृह कार्य करना है, ठीक है।
तो आप पुनरावर्तन में इतना करेंगे तो आपका अच्छे से शब्दकोश का क्रम हो जाएगा। अब आपको इकाई 6 में तो आपको बहुत मज़ा आया होगा, हंसी का पिटारा, है ना। तो यहाँ पर आपको चुटकुले सुनने को मिले और इस चुटकुलों में तो आपको बहुत मज़ा आया होगा। आजकल के परिस्थिति को देखते हुए तो हंसना और मुस्कुराना स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है ना। अच्छा, तो मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं? चलो सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि सामने से कुछ गधे आ रहे थे और एक पति है ना, उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो पत्नी ने फिर पलटकर जवाब दे ही दिया। हाँ, क्या बोला? हाँ, रिश्तेदार तो हैं ही, पर शादी के बाद हुए ना। हंसी आई ना आपको? हाँ, तो ऐसे कई चुटकुले आपने सुने इस अभ्यास के अंतर्गत और इस इकाई में आपने चुटकुलों का अध्ययन किया और हंसी बांटी। तो इस तरह इस इकाई में नई बात देखी, वो है विलोम शब्द और समानार्थी शब्द। तो विलोम शब्द और समानार्थी शब्द के सभी उदाहरण जो है वो आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। हाँ, मुझे पता है आप सब ऐसे तो पूरा काम करते हैं और ये भी कर लिया होगा। चलिए हम थोड़ा पुनरावर्तन करते हैं इसका। यहाँ पर अभ्यास कार्य और स्वाध्याय कार्य में आपको कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। दोनों चित्रों में एक शब्द के विलोम शब्द दूसरे चित्र में आपको देखने हैं और ढूंढने हैं। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण में दिया गया है गलत और उसका विलोम शब्द क्या हुआ? सही। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर जो ये चित्र में दिए गए सारे शब्द हैं उसके विलोम शब्द दूसरे चित्र में से ढूंढने हैं और उसको वाक्यों में भी लिखना है। देखिए, ये एक शब्द है सुबह। सुबह का विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? सुबह शब्द है, उसका विलोम शब्द होगा शाम। बिल्कुल सही। और ये दोनों शब्दों का आपको वाक्यों में भी प्रयोग करना है। चलिए मैं आपको एक वाक्य देती हूँ। यह सुबह और शाम दोनों शब्दों का मिलाकर हम एक वाक्य बनाएंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पर आप ऐसा भी बना सकते हैं कि मेरे पिताजी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। बराबर है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। तो एक वाक्य में ये दोनों शब्दों का प्रयोग हो गया। तो आपको इस तरह इन सभी शब्दों के विलोम शब्द यहाँ यह चित्र में से देखने हैं, ढूंढने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। और लिखने के बाद इन शब्दों का वाक्य प्रयोग भी करना है। समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द में आपको इस चित्र में से शब्द को लेकर दूसरे चित्र से उसका समान अर्थ वाला यानी कि जो शब्द है उसके समान अर्थ वाला दूसरा शब्द यानी समानार्थी शब्द ढूंढना है। यहाँ पर उदाहरण में आपको दिखाई दे रहा है दोस्त और उसके समान अर्थ वाला शब्द है मित्र। तो इसी तरह आपको यहाँ से चारों शब्दों को उसका समान अर्थ वाला शब्द ढूंढकर मिलाना है और उसका भी वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि सुबह, तो सुबह को हम दूसरा शब्द देते हैं, क्या होगा? उसके समान अर्थ वाला शब्द ढूंढिए यहाँ से। हाँ, क्या होगा? प्रातःकाल। प्रातःकाल यानी सुबह। तो इस तरह आपको जोड़ बनानी है और जोड़ बनाकर सभी शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। अगली इकाई है इकाई 7। इकाई 7 में आपको एक चित्रपाठ दिया गया है और वह चित्रपाठ खाना खजाना। हाँ, बिल्कुल सही। वहाँ पर आपको रसोई घर का एक चित्र दिखाया गया है और वहाँ पर आपको रसोई घर से जुड़ी हुई चीज़ों के नाम याद करने हैं, वो भी हिंदी में। हाँ, और रसोई घर के साधनों के नाम आपको लिखने हैं हिंदी में और एक सूची बनानी है अपनी कॉपी में। और रसोई घर में और भी कई बर्तन, सब्जियां और फल भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे 7वीं इकाई में यह चित्रपाठ है और इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, आपने सभी चित्रों को गौर से देखा। यहाँ पर कुछ फल और सब्जियां दिखाई दे रही है, यहाँ पर रसोई घर के बर्तन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर माँ खाना बना रही है।
ये कौन से बर्तन पर खाना बना रही है? आपको सभी बर्तनों के नाम की सूची बनानी है और यह चित्र का वर्णन भी करना है। अब तो आप चित्र वर्णन अच्छे से कर लेते होंगे। आपने रसोई घर का चित्र वर्णन किया और वहाँ कुछ सब्जियाँ, फल और अनाज भी है, रसोई से जुड़ी हुई कुछ सामान भी है, तो उन सभी के नाम आपको याद करने हैं। चलिए अब इसका भी हम पुनरावर्तन कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, सोचिए और नाम याद कीजिए। ये चित्र अनाज का है और ये गेहूं है। दूसरा चित्र देखिए, कौन सा अनाज है ये? पता चला? हाँ, उड़द है। और तीसरा आप रोज़ खाते होंगे, क्या है इसका नाम? हिंदी में बताना। हाँ, चावल। अरे वाह, आप तो सब याद करके बैठे हैं। ये क्या है? कुछ सब्जियां हैं और ये सब्जियों के नाम आपको हिंदी में बताने हैं। बोलिए, पहला चित्र है वो कौन सा है? कौन सी सब्जी दिखाई दे रही है? बैंगन। दूसरा चित्र लौकी और तीसरे चित्र में क्या है? ये है फूल गोभी। आपको गुजराती के शब्द तो आते हैं पर यहाँ पर आपको हिंदी शब्द याद करने हैं बच्चों। तो अभी ये देखिए, ये रसोई घर से जुड़े कुछ साधन हैं। हाँ, याद कीजिए इसके शब्द कौन से हैं? ये चित्र है चिमटा और ये दूसरा चित्र है, नाम आता है आपको इसका? ये है बरनी। और तीसरा चित्र क्या बोलते हैं इसको? चकला और बेलन। अरे वाह, आपको तो सभी नाम याद है। बच्चों, आपको नाम तो सभी याद है, सब्जियों के, अनाज के और रसोई घर के साधन के, ठीक है। पर इस इकाई में एक और संकल्पना भी आपको देखनी है और वो है वचन। वचन के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन, और उसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन, देखिए उसकी व्याख्या देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो वचन के कितने प्रकार हुए? दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन। अब उसके उदाहरण देखते हैं। चलिए, ये किसका चित्र है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ठीक पहचाना, ये घोड़ा है। और ये दूसरा चित्र देखिए, ये भी घोड़े हैं। तो आपको मेरे बोलने से थोड़ा पता लगा ना? हाँ, क्या कहते हैं? एक वचन में घोड़ा बोलते हैं और एक से ज़्यादा यानी घोड़े। तो घोड़ा एक वचन शब्द है और घोड़े बहुवचन का शब्द है। एक और चित्र देखते हैं। ये क्या है? लड़का, और ये एक से ज़्यादा है। तो क्या बोलेंगे आप? ठीक है, लड़का और एक से ज़्यादा हो तो लड़के। तो यहाँ पर ये जो संज्ञा शब्द है उसमें भी परिवर्तन होता है। वचन बदलने से संज्ञा शब्द में परिवर्तन आता है। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, लड़का खेल रहा है। पूरा वाक्य पढ़ेंगे और रेखांकित शब्दों को देखिए। लड़का यानी कि एक वचन का संज्ञा शब्द है और उसके साथ रहा है, ये क्या है? ये क्रियादर्शक शब्द है, यानी लड़का खेल रहा है। और ये दूसरा उदाहरण पढ़िए, घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े के चित्र से आपको मालूम है कि ये घोड़े कौन सा वचन है? हाँ, ठीक पहचाना, बहुवचन है। तो उसके साथ क्रियादर्शक शब्द कौन सा आया? रहे हैं। तो घोड़े रेखांकित शब्द बहुवचन का है और रहे हैं क्रियादर्शक शब्द है। देखिए, तो यहाँ पर ये जानना है आपको कि अगर एक वचन का संज्ञा शब्द है तो उसके साथ क्रियादर्शक शब्द संज्ञा के अनुसार आएगा, और अगर संज्ञा शब्द बहुवचन में है तो क्रियादर्शक शब्द में भी परिवर्तन होगा।
और उदाहरण देखते हैं। हाँ, कौन से वचन में है ये वाक्य? यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है वह कुत्ता। हाँ, तो कुत्ता एक वचन का संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर क्रियादर्शक शब्द भी उसी के हिसाब से लगेगा। कुत्ता भौंक रहा है। और ये देखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ। इसमें मैं है वो सर्वनाम है, आप जानते हैं ना। तो मैं सर्वनाम एक वचन का रूप है, तो मैं बाजार जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जा रहा हूँ वह क्रियादर्शक शब्द है, तो यह क्रियादर्शक शब्द सर्वनाम के अनुसार आएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। चलिए, अब आप बताइए कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द एक वचन है या बहुवचन में? अरे वाह, आपने तो ठीक पहचाना। हम सर्वनाम है वह बहुवचन का रूप है, तो उसके साथ हमने क्या रखा है? हम खेल रहे हैं। तो रहे हैं शब्द क्रियादर्शक शब्द है, तो बहुवचन के साथ क्रियादर्शक शब्द में भी परिवर्तन आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब भी आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे या फिर वाक्य में वचन का परिवर्तन करेंगे, तब आपको क्रियादर्शक शब्द में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये बात याद रखना। ये देखिए, वह आम खा रहा है। वह शब्द है वो भी सर्वनाम का शब्द है, और ये इसके साथ क्रियादर्शक शब्द हमने रहा है। और एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, वह का बहुवचन वे, और वे शब्द के साथ हमने क्रियादर्शक शब्द क्या रखा है? वे दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो परिवर्तन होता है एक वचन के साथ और बहुवचन के साथ, वो आपने ठीक से याद रखा ना। हाँ, अब आप जब भी एक वचन से बहुवचन में और बहुवचन से एक वचन में परिवर्तन करेंगे वाक्यों को, तो आपको क्रियादर्शक शब्द को भी परिवर्तित करना होगा। ठीक है बच्चों? अब आप अपनी कॉपी में अपने अभ्यास में से ऐसे जो भी शब्द दिए गए हैं वो सब लिखेंगे और उसका पुनरावर्तन करेंगे। तो बच्चों, आपने इकाई 5, 6 और 7 सभी का बहुत अच्छे से पुनरावर्तन किया, और उसमें आने वाली सभी कठिनाइयाँ आपकी दूर हो गई होंगी। तो अब आप सभी का स्वाध्याय कार्य और अभ्यास कार्य जरूर से पूर्ण कर लेना, और आगे का पुनरावर्तन कार्य हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना गृह कार्य करते रहिए और आज्ञा दीजिए। नमस्कार।